सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के फूलपुर में रोजगार मेले में सपा पर बोला हमला। कहा चाचा भतीजे की जोड़ी ने प्रदेश को बांटकर लूटा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर सम्मेलन में लेंगे भाग। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत। प्रदेश भर में चलाया जा रहा है भाजपा सदस्यता अभियान। भाजपा सदस्य बनने के लिए पहला चरण 2 सितंबर से हुआ शुरू। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक और तीसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षकों को करेंगी सम्मानित। 82 चयनित शिक्षकों को 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। बहराइच में भेड़िया पकड़ने का अभियान हुआ तेज। लगाई गई कई टीमें। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि जब तक भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता तब तक ग्रामीण खुले में ना सोएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज के फूलपुर में आयोजित वृहद रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं की तकनीकी सक्षमता के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए हैं। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो फिर से टीपू और सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वही लोग हैं जो माफिया के सामने नाक रगड़कर आपके पास सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। इन्हीं माफिया ने विधायक राजूपाल की हत्या की थी। राजूपाल गरीब परिवार से आते थे। क्या राजूपाल पीडीए का हिस्सा नहीं थे? चाचा भतीजे की जोड़ी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पोस्टर लगते थे। चाचा भतीजे ने सरकारी नौकरियों की लूट मचा रखी थी। आयोग के अध्यक्ष पदों पर अपने लोगों को बैठा दिया था। जिन नौजवानों को आज रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आज यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिन युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इन्हीं माफियाओं ने राजूपाल की हत्या की थी। राजूपाल एक गरीब परिवार से थे। राजूपाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीडीए। राजूपाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजूपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। खबर लखनऊ से है, जहां कल से शुरू हुए पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। ये सम्मेलन बदलते परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। सम्मेलन में वर्तमान सुरक्षा स्थिति और
सशस्त्र बलों की रक्षा तैयारी की समीक्षा करते हुए जनरल अनिल चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने, सहयोग बढ़ाने, भविष्य की योजनाओं के महत्व पर जोर देने पर बल दिया और उन्होंने एकीकरण के प्रारूप पर कई पहल शुरू करने के लिए तीनों सेनाओं की प्रशंसा भी की। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इस साल शिक्षा पुरस्कार पाने वालों में 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं। ये शिक्षक 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के हैं, जिनका चयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन और पारदर्शी त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के 16 और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनकी अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता भंडार किया, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी सम्मिलित किया है। पुरस्कार के रूप में हर शिक्षक को 50,000 रुपए नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि हम जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव, हर घर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। 1 से 15 अक्टूबर के बीच समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, समूहों को भाजपा से जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारी मोर्चा, विभिन्न विभाग प्रकोष्ठ को समूह विशिष्ट संपर्क आयोजित करना है। कार्यक्रम हम लोग समूह विशिष्ट के लिए आयोजित करने का काम करेंगे। पूरी टीम जो इलेक्टेड है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम सब जुट करके सदस्यता पर्व को, महाअभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। आगरा में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री आगरा प्रभारी ए.के. शर्मा ने बुधवार को जयपुर हाउस स्थित भाजपा ब्रिज क्षेत्र कार्यालय पर भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष ध्रुवविजय सिंह शाक्य, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष भानु महाजन द्वारा भाजपा सदस्यता अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया और कुछ पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मोबाइल के द्वारा सदस्यता ग्रहण की गई। इस दौरान नगर विकास मंत्री ने कहा कि पार्टी का सदस्य बनने के लिए पहला चरण 2 सितंबर से शुरू हो चुका है, दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक और तीसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, इस सदस्यता पर्व का के 3 चरण है। पहला चरण 2 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो 25 सितंबर तक चलेगा। उसी प्रकार इसका दूसरा चरण जो है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा और तीसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का सक्रिय सदस्य बनाने का चलेगा। जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर सदस्यता ग्रहण करनी है तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि 8800002024 मिस्ड कॉल पर नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर है, आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप मिस्ड कॉल करेंगे और मिस्ड कॉल करते ही आपके मोबाइल पर एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको सदस्यता मिल जाएगी। सदस्यता का जो स्टिकर है या कार्ड है वो आपके मोबाइल पर ही आपको दिख जाएगा।
प्रदेश के राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जालौन के जिला मुख्यालय उरई के कोच में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी घर घर जाकर सदस्य बनाएगी। यूपी में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने से पहले प्रभारी मंत्री ने सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पत्रकारों से बात करते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि पार्टी हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान चलाकर उसे पर्व के रूप में मनाती है। उन्होंने आगे बताया कि यूपी को 3 करोड़ का लक्ष्य मिला है, जिसे पूरा किया जाएगा और उससे अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। संगठन की जब सदस्यता अभियान जब चलता है प्रति 6 वर्ष बाद में, ये संगठन का पर्व हमारा साल में 6 साल बाद आता है। हम सभी इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी भारतीय जनता पार्टी जो देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस सदस्यता अभियान में जुड़ कर के हम लोगों का साथ देंगे और ये अपेक्षा हमारी जनता से भी है और हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि इसमें अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा भी है। मैं आपके माध्यम से टोल फ्री नंबर जो हमारे सदस्यता अभियान का है, 4 तरह से हमारी सदस्यता अभियान चलेगा। इसमें ऑनलाइन भी होगा, नमो ऐप से भी होगा, हमारे मिस कॉल के माध्यम से होगा। मिर्जापुर जिला कार्यालय पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रम एवं सेवा योजन अनिल राजभर ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन वर्ष महापर्व की तरह मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य बनने के साथ भाजपा सदस्यता अभियान शुरू हो गया है और अच्छा परिणाम भी सामने आया है कि कुछ ही घंटे में 60 लाख सदस्य बन गए। उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आप नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल राजभर ने कहा कि हम न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करेंगे, लेकिन यूपी सरकार ने हमेशा स्पष्ट किया है कि यहां कानून का राज्य स्थापित करने के लिए, माफिया गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे, जरूरत पड़ी तो नया कानून भी बनाएंगे। हमने पूरे देश में पहला स्थान स्थापित किया। हमें मिला 60 लाख लोग पूरे देश में अब तक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की ले चुके हैं, जिसमें 12.5 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ये पूरी तरीके से अभियान डिजिटली चलना है। हर बूथ तक हम जाने वाले हैं, किसान के खेत खलिहान तक जाने वाले हैं, मातृशक्ति के बीच में जाकर उनको भी पार्टी से जोड़ने का विशेष अभियान हम चलाएंगे। नौजवानों को भी जोड़ने का हम हर प्रयास करेंगे। रामपुर जनपद में प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने साल 2027 में सपा की सरकार आएगी तो गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा के सवाल पर कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखना, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। साल 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, जिसमें अनेकों दंगे हुए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। 5 साल में 700 दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सपा की सत्ता का तांडव देखा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इस बार हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा बने। मुंगेरी लाल के सपने देखना, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2012 से 2017 के दरमियान श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का तांडव देखा। 5 साल में 700 दंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, तिराहों पर अपराधियों का बोलबाला, गाड़ी की बोनट पर पुलिस अधिकारियों को बिठाकर दहशत का माहौल गालिब करना। यहाँ रुकते को छोटे से ब्रेक के लिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। बहराइच में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना एवं प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने संयुक्त रूप से बताया है कि वन और पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ चली बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जब तक भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता तब तक ग्रामीण खुले में ना सोएं। मत्स्य मंत्री ने बताया कि बाहरी टीमों को लगाया गया है, जिनकी संख्या बढ़ाकर डबल कर दी गई है। पहले 9 लोगों की टीम थी, अब 18 लोगों की टीम भेड़िए को जीवित पकड़ने का काम करेगी। फिलहाल ग्रामीणों के घरों में दरवाजे लगाने का काम जिलाधिकारी के नेतृत्व में शुरू है। भेड़ियों को पकड़ने के सभी तरीके अपनाकर वन जीव प्रभाग बहराइच को बहुत जल्द भेड़िया मुक्त बनाएगा। भेड़िए का पकड़ना या उसके लिए जो भी करना है वो किया जाए। तो मैंने बचाने के लिए आपको बताया कि घर के अंदर सो, बच्चे के बहुत एहतियात रखो, बंदी लगा के रखो, और उसके अलावा जरा भी बच्चे के बारे में लापरवाही नहीं हो। लोगों से कहा गया है खेतों में जाओ तो अपने साथ में लाठी रखो, डंडा रखो, ग्रुप्स में काम करो। रात में पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है कि घर के बाहर खुले में नहीं सोओगे, हर हालत में घर के अंदर ही सोना है सबको, और पूरी एहतियात बरतना। उम्मीद है कि भेड़िए भी पकड़े जाएंगे और आगे हमारे लोग सुरक्षित भी रहेंगे। और हर तरह की हमारी सरकार ने इनके लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों की पोस्टिंग है, जाल की है, लोगों को सूचना की है और एक्सपर्ट की है। हम उसके लिए सरकार खड़ी है और अभी टीम गठित हो गई। बहराइच, बाराबंकी और श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़िया का आतंक ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से सटे बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुड़वारा ग्राम में खेत से आ रही महिला पर भेड़िया ने हमला कर दिया। भेड़िया ने महिला के शरीर पर 2 जगह काटा। जब महिला की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीण उसको बचाने के लिए दौड़े तो भेड़िया महिला को छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ गया। भेड़िए के आतंक के चलते गांव की सड़कों पर सन्नाटा है। घायल महिला ने बताया कि जब वह खेत से जा रही थी तभी भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से आके हम लोग खेत पे जा रहे थे ना, खेत पे हमारा खेत है, वहाँ खेत पे धान नरा रहे थे। पीछे से आके उसने खेत को मारा था। मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद में फिर वो आगे से आया था। जब मैं आगे से आया तो मैं टिके आई दूर से। मैंने ऐसा है पता नहीं क्या, बच्चे को बचाओ बचाओ, तो वो लड़का आया तो उसने हंसिया मारा था फेंक के, तब उसने मतलब जान छुड़ा के मारा। मुझे पता चला था, जैसे मैं कहीं बाहर जो है काम से गया था, मैं जो है शाम के वक्त आया तो मैंने ये सोचा यहाँ पे जैसे सुनवाई आई थी कि जैसे यहाँ पे जो है किसी भेड़िए ने या जैसे किसी जानवर ने किसी महिला को जो है हमला कर दिया है, उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। वो लोग जैसे यहाँ घास चारे के लिए आए थे, लेकिन ये पता नहीं जानवर क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ आतंक ज़्यादा है, गुड़वारा में ज़्यादा है। इस बात में मैंने जानकारी नहीं ली क्योंकि मैं जो है काम वाला था, जो है मैं काम से चला गया। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन प्रूफ नहीं मिला है कि उनसे जानकारी ली थी। तो वो ये कह रही थी हम जो है चारे के लिए गए थे अपने खेतों में, यहीं नज़दीकी जो है गाँव है हमारा और नज़दीक खेत हैं, तो वहाँ जो है कोई पता नहीं भेड़िया सुना जा रहा है, तो उसने उन पर हमला कर दिया। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। चंदौली के जिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित चकिया के भभूरा स्थित कंपोजिट विद्यालय के अध्यापकों ने अपनी मेहनत व लगन से विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में 4 चांद लगा दिया है। प्रधानाचार्य प्रवीण चंद्र पांडे के नेतृत्व में अध्यापकों ने विद्यालय परिसर की सुंदरता में निखार ला दिया है। विद्यालय परिसर में घुसते ही यहाँ के बच्चों के पढ़ने की तोतली आवाज बरबस इस कैंपस की ओर लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देती है। विद्यालय में सरकार द्वारा प्रदत्त पाल लैब व एस्ट्रो लैब को भी यहाँ के शिक्षकों ने व्यवस्थित तरीके से सजाया है, जिसमें घुसते ही बच्चों की जिज्ञासाएं बढ़ने लगती हैं। एस्ट्रो लैब में बच्चे जहां चांद, तारे, सूरज के साथ ही ग्रह व नक्षत्र को टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं, वहीं यहाँ के बच्चों को अध्यापक उपकरणों के माध्यम से दिन रात कैसे होते हैं और चंद्र व सूर्य ग्रहण कैसे होता है के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसका परिणाम है कि इस छोटे से गांव में बच्चों की छात्र संख्या भी मानक से अधिक है। अध्यापकों के अनुसार पाल लैब और एस्ट्रो लैब से बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि भी बढ़ी है। पाल लैब के माध्यम से बच्चों को जो है कि सिखाता हूँ, और उसके बाद जो है कि हमारी तरफ जो है कि स्मार्ट क्लास भी मिला हुआ है मुझे,
उसमें जो कि बच्चों को 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। और रही उनके गुणवत्ता की बात, तो बच्चे जो कि ऑडियो और विजुअल के तरीके से बच्चे वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान वो जल्दी कर पाते हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है। विद्यालय में हमारे यहाँ पाल लैब से पढ़ते हैं, स्मार्ट क्लास से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से पढ़ते हैं, एस्ट्रो लैब से पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में हमारे यहाँ करीब 1000 पुस्तकें हैं। इसमें बच्चे जो है घर ले जाकर भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने गत माह में भभौरा विद्यालय का निरीक्षण किया था और वो वहाँ की व्यवस्था से प्रभावित भी थे। कुछ बातों पर उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी दिया था। हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा सारे बच्चों को मिले और जैसा फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ पूर्व से ही एस्ट्रो लैब भी संचालित है, पैल लैब भी उस विद्यालय में चल रहा है। एडवांस लर्निंग को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। सर टीचर पढ़ाते हैं, उनसे वो पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ा समझ में आता है। और टैबलेट जो हमें सीखने को मिलता है, जो सर हम प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो के दौरान देखने के हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सर टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें से कुछ समझ में आता है और कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए टैबलेट में हम जो सब पढ़ते हैं उसमें वीडियो के दौरान देखे गए वीडियो के दौरान प्रश्न आते हैं। उसमें से 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उसमें से जो सही होता है हम लोग उसे सही करते हैं और गलत हो जाता है तो फिर वापस वीडियो पे जाता है, फिर से हम देख कर समझते हैं। गाजियाबाद पुलिस लाइन पहुंचे प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री अस्सी मरून ने आलाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। राज्य मंत्री ने पिंक बूथ की प्रथम वर्षगांठ पर समीक्षा बैठक करते हुए उत्तीर्ण कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराध बहुत कम हो पाए हैं। साइबर क्राइम के द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर भी मैंने निर्देशित किया है कि उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों पर पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। विपक्षी पार्टियों को इस उपचुनाव में धूल चटाने का कार्य बीजेपी करने जा रही है। एक साल पहले पिंक बूथ की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें हर थाने पे एक चौकी को 12 कर्मी दिए गए, जिसमें 11 महिलाएं हैं और एक ड्राइवर केवल पुरुष। और इनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम किया गया। आज मैंने इसकी समीक्षा की, पाया कि जो अपराध के आंकड़े हैं, दहेज मृत्यु के, छेड़खानी के, इस तरह के, वो कम हुए हैं। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी निर्देश दिया कि ऐसा तो नहीं कि घटनाएं हो रही और हमारी निगाह में ना आ रही। विशेषकर साइबर क्राइम की घटनाओं की अगर बात करें, सोशल मीडिया पे किसी महिला के साथ में बदतमीजी की बात है या धमकी देने की बात है, छेड़खानी की बात है, ये साइबर में भी होता है, तो उसकी ओर भी हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना है। गोंडा में बुधवार को 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ एवं नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत अध्यक्ष व जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं की सहभागिता की गई। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक DRDA चंद्रशेखर, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी CDPO सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज गोंडा जनपद में हम लोगों ने जिला पंचायत सभागार में 7वां पोषण माह जो इस वर्ष का आयोजन है, उसके आयोजन का हम लोगों ने यहाँ पे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्बोधन है उसको सभी ने सुना और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। इस पूरे अभियान के तहत जो विशेष रूप से जो इसका प्रभावी क्रियान्वयन है उसमें जन सहभागिता और एक सामुदायिक भागीदारी, उस पर विशेष रूप से जोर है। और जो विभिन्न घटक हैं इस पूरे अभियान को लेकर के, जिसमें एनीमिया की रोकथाम के लिए है, टेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा उसमें फोकस है, टॉकिंग अबाउट इट,
एक जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उनकी वृद्धि निगरानी पर बहुत ज़्यादा जोर है। मुरादाबाद में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर नगर निगम ने कारगिल शहीदों की याद में एक भावपूर्ण कदम उठाया है। नगर निगम ने द्वारा कारगिल शहीदों की याद में दिल्ली रोड पर 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों की तस्वीरें और उनकी कहानियां दर्शाई गई हैं। ये पेंटिंग न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि उनकी वीरता और बलिदान की भी याद दिलाती है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अनंजनेय कुमार सिंह और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि मुरादाबाद नगर निगम के स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के बाद से उत्तर प्रदेश का ये शहर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। मुरादाबाद शहर में जो एबीडी एरिया है, जो स्मार्ट सिटी एरिया है, वो मुरादाबाद के एक चुने हुए हिस्से में ही है। उसमें जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत के कार्य तो हो ही रहे हैं और उसमें कई सारे कार्य अब उभर के दिखने लगे हैं, कंप्लीशन की तरफ हैं। तो उन सब से जो एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है शहर में, उसका लुक बदल रहा है, वो अपने आप में है। नगर निगम में नगर आयुक्त के द्वारा नगर निगम के माध्यम से विभिन्न सड़कों पर ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, ऐसे व्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं जो हमारे युवाओं को इंस्पायर करें, जो लोगों को देखने में अच्छे लगें, जो सड़क के हिसाब से सहूलियत भरे हों, लोगों को गाइड करें। इन सारे तरीके की चीज़ों को चुना गया है और साथ ही साथ ये भी कि मुरादाबाद की अपनी कल्चर भी उसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और मुरादाबाद नगर निगम की विभिन्न जो हमारे मद हैं उनके अंतर्गत सौंदर्यीकरण और कई चीजें बनाई जा रही हैं, जिसके संविधान की वैचारिकी से रूबरू कराया जाए, ये उनका विचार था। कारगिल का 25वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं कारगिल विजय की, और इस संबंध में नई पीढ़ी को सेना के प्रति, देशभक्ति के प्रति और जो बलिदान हमारे वीर शहीदों ने दिया उसके प्रति जागरूक रखा जाए। उत्तर प्रदेश कैडर साल 2007 बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी सुहास एल यथिराज ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सुहास एलवाई बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने मेंस सिंगल SL4 पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। पदक जीतने के बाद लखनऊ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते कठिन जरूर होते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और टोक्यो में सिल्वर के बाद अभी पेरिस में सिल्वर मेडल जीतना पैरालंपिक्स में देश के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग भी सोचते नहीं थे कि प्लीज़ आ जाइए, तो हम लोग भी सोचते नहीं थे कि हमें वहाँ पे पैरालंपिक्स जाएंगे, वहाँ पे मेडल मिलेगी, ये सब तो सपना ही लगता था। बट आज की तारीख में कोशिश किए एंड फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से अच्छी रिजल्ट मिली है। मैं युवक और युवतियों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका सपना है कोशिश करिएगा, कि कभी हार कभी जीत लगी रहती है, बट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कभी ना कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। खेलों के 7वें दिन बुधवार को पहले तीरंदाज हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकाज सेजे को 6-0 से हराया और पदक पर कब्जा जमाया है। भारत के धर्मवीर ने 34.92 मीटर थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं प्रणव शर्मा ने 34.59 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। राजधानी लखनऊ में आगामी दिनों ऑल इंडिया रेसलिंग का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया रेसलिंग के 73वें संस्करण की मेजबानी सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय लखनऊ द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 1500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एसएसबी लखनऊ के महानिरीक्षक रत्न संजय ने बताया कि 9 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे और 13 सितंबर को इसका समापन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। इस प्रतियोगिताएं की
स्पर्धाएं केडी सिंह बाबू स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ के प्रांगण में आयोजित की जाएंगी। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।